आपको हमेशा से कहा गया कि बड़े सपने देखो, कड़ी मेहनत करो और बस मंजिल मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा सच है जिसके बिना सारी मेहनत अधूरी रह जाती है, एक ऐसा राज जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती, क्या हो अगर सफलता का सबसे बड़ा सूत्र काम करने में नहीं बल्कि ये जानने में छिपा हो कि क्या नहीं करना है। आज हम इसी छिपे हुए राज से पर्दा उठाएंगे। हमारे हाथ डेरियस फोरू की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का एक सारांश लगा है, जो हमें बुक शेल्फ टॉक नाम की यूट्यूब चैनल से मिला है। और ये किताब उन धारणाओं को चुनौती देती है जिन्हें हम सफलता का रास्ता मान बैठे हैं। और हमारी आज के इस बातचीत का मिशन बिल्कुल साफ है, ये समझना कि कैसे सही चीजों पर ध्यान लगाकर हम अपने बिखरी हुई ऊर्जा को एक लेजर बीम में बदल सकते हैं। स्रोत के मुताबिक कुछ बातें ऐसी हैं जो पहली बार में शायद चौंका सकती हैं, खासकर जब बात दिमाग के अंदरूनी खेल और आजादी के असली मतलब की आती है। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। हम सब ने वो दिन महसूस किया है ना? बिल्कुल। सुबह से शाम तक भागदौड़, मीटिंग्स, कॉल्स, 100 से ज्यादा व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस, और दिन के अंत में हम पूरी तरह थक जाते हैं। लेकिन जब सोचते हैं कि आज किया क्या, तो लगता है कुछ खास नहीं। ऐसा लगता है जैसे हम एक ट्रेडमिल पर पूरी रफ्तार से दौड़ रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। एक अजीब सा खालीपन है। ये जो खालीपन है ना, ये इसलिए है क्योंकि हम व्यस्त होने को प्रोडक्टिव होना मान लेते हैं। और यहीं पर लेखक एक बहुत दिलचस्प जाल का जिक्र करते हैं, जिसे वो अर्जेंसी का जाल कहते हैं। होता यह है कि हमारा दिमाग हर उस काम को प्राथमिकता देता है जो अर्जेंट या जरूरी होने का शोर मचाता है, भले ही वो असल में महत्वपूर्ण ना हो। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। जैसे आप किसी गहरे काम में डूबे हैं और अचानक फोन बजता है। दोस्त कहता है, भाई बहुत अर्जेंट है, 2 मिनट बात करनी है। और वो 2 मिनट कब 20 मिनट बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। बात खत्म होने पे न सिर्फ समय जाता है, बल्कि जो फोकस बना था वो भी टूट जाता है। लेकिन इसमें मुश्किल ये है कि कभी-कभी बॉस का एक अर्जेंट ईमेल वाकई में जरूरी हो सकता है। हम उस दबाव के बीच फर्क कैसे करें? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। लेखक इसके लिए एक बहुत सरल फिल्टर सुझाते हैं। कोई भी काम सामने आने पर खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या ये काम मुझे मेरे सबसे बड़े लक्ष्य के करीब ले जाएगा? अगर जवाब साफ हाँ है तो उसे करें। अगर जवाब शायद या नहीं है तो उसे टालना या किसी और को सौंपना सीखना होगा। मतलब हमें अपनी प्राथमिकताएं इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि किसी भी नई मांग को उस कसौटी पर तुरंत परखा जा सके। वाह, ये तो एक तरह का मेंटल गार्ड है जो गैर जरूरी चीजों को अंदर आने से रोकता है। मुझे यहाँ स्रोत में बताई गई एक कहानी याद आ रही है। एक बूढ़े किसान ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अगर तू मंजिल की ओर जाते हुए हर भौंकते कुत्ते पर पत्थर फेंकेगा तो अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंचेगा। हमारा काम अपनी राह पर नजर रखना है, हर भटकाव पर प्रतिक्रिया देना नहीं। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही असहज लेकिन जरूरी हुनर सीखने पर मजबूर करता है, ना कहना। जब हम छोटी छोटी गैर जरूरी चीजों को हाँ कहते हैं तो हम अनजाने में अपने बड़े सपनों और जरूरी कामों को ना कह रहे होते हैं। हर हाँ की एक कीमत होती है, और वो कीमत है हमारा समय और हमारा फोकस, जो दोनों ही सीमित हैं। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन असल जिंदगी में, खासकर हमारे वर्क कल्चर में, अपने मैनेजर या सीनियर को ना कहना, ये तो करियर के लिए खतरनाक हो सकता है। क्या लेखक इस व्यवहारिक चुनौती पर कोई रोशनी डालते हैं? हाँ, और उनका समाधान टकराव के बारे में नहीं बल्कि संवाद के बारे में है। ना कहने का मतलब सीधे सीधे मना करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी प्राथमिकताओं पर बातचीत करना। आप कह सकते हैं, जरूर मैं ये काम कर सकता हूं, लेकिन अभी मैं प्रोजेक्ट एक्स पे काम कर रहा हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसे ज्यादा प्राथमिकता देनी है? इस तरह फैसला आप पर नहीं बल्कि मैनेजर पर आ जाता है, और आप एक जिम्मेदार कर्मचारी के रूप में दिखते हैं जो काम के महत्व को समझता है। ये तो शानदार तरीका है, यानी टकराव से बचते हुए अपनी सीमाओं की रक्षा करना। और मुझे लगता है कि अंदरूनी लड़ाई सिर्फ दफ्तर तक सीमित नहीं है। आज के सोशल मीडिया के दौर में तो ये और भी बड़ी हो गई है। हम सुबह उठते ही दूसरों की जिंदगी की हाईलाइट रील देखते हैं। कोई छुट्टियों पर है, किसी ने नई गाड़ी ली है, और हम अनजाने में अपनी जिंदगी की तुलना उनकी चमक धमक से करने लगते हैं। और यहीं से बात हमारे दिमाग के अंदरूनी खेल पर आ जाती है। किताब हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है, हमारी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? समाज, कम अवसर, खराब किस्मत? लेखक कहते हैं नहीं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना दिमाग है। और दिलचस्प बात यह है कि दिमाग का ये बर्ताव कोई कमी नहीं
बल्कि हजारों सालों में विकसित हुआ एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इसका काम हमें खतरे, अनिश्चितता और तकलीफ से बचाना था। लेकिन आज की सुरक्षित दुनिया में यही बचाव हमारी तरक्की का दुश्मन बन गया है। तो हम अपने दिमाग से लड़ नहीं रहे, बल्कि उसे आज की दुनिया के लिए अपडेट कर रहे हैं। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब हमारा दिमाग हमें आलसी बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि बस अपना पुराना काम कर रहा है, हमें कंफर्ट जोन में रखकर सुरक्षित महसूस कराना। मैं तो हमेशा खुद को कोसती थी कि आज मन नहीं कर रहा है या कल से पक्का करूंगी। तो ये मेरा दिमाग है जो मुझे जोखिम लेने से रोक रहा है। करने वाले नए प्रोग्राम का नाम है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्मानुशासन। किताब में कमाल की बात कही गई है, मोटिवेशन तो बिन मौसम बरसात की तरह है, कभी आती है कभी नहीं। सही बात है। लेकिन अनुशासन अपना बादल खुद लेकर आता है। अनुशासन का मतलब रोबोट की तरह जीना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है अपने बड़े लक्ष्यों को अपनी छोटी मोटी पल भर की इच्छाओं से ज्यादा महत्व देना। और ये छोटे छोटे फैसलों में ही दिखता है, जैसे सुबह अलार्म बजने पर स्नूज बटन दबाने की इच्छा पर काबू पाकर उठ जाना, या थके होने के बावजूद जिम जाने का फैसला करना। मैंने खुद ये आजमाया है। मैंने रोज बस 10 पुशअप्स का लक्ष्य रखा। सुनने में मजाक लगता है, पर 6 महीने बाद मैं हैरान थी कि ये आदत बन चुकी थी और मैं आसानी से 50 करने लगी थी। ये शायद वही है जिसे किताब में कहा गया है। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये ग्रोथ माइंडसेट की बुनियाद है। ये विश्वास कि हमारी काबिलियत पत्थर की लकीर नहीं है, इसे मेहनत और सीखने से बढ़ाया जा सकता है। जब कोई चुनौती आती है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति कहता है ये मेरे बस का नहीं है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति पूछता है इसे करने के लिए मुझे क्या सीखना होगा। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन ये हार और सीखने के बीच का फर्क तय करता है। तो अगर दिमाग को अनुशासन में रखना और ग्रोथ माइंडसेट अपनाना इतना जरूरी है, तो क्या स्रोत कुछ ऐसी रोजमर्रा की तकनीकों के बारे में भी बताता है जो इस मानसिक जिम में हमारी मदद कर सके? क्योंकि ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर असल में करें कैसे? हाँ बिल्कुल, और इसकी शुरुआत होती है हमारी सबसे कीमती संपत्ति को समझने से। किताब में एक बेहतरीन उदाहरण है। कल्पना कीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में हर सुबह 86,400 रुपए आते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दिन खत्म होने पर बचे हुए पैसे शून्य हो जाएंगे। आप क्या करेंगे? आप एक एक रुपया बहुत सोच समझ कर खर्च करेंगे। सोशल मीडिया स्क्रॉल करने, गैर जरूरी बातों पर बहस करने में ऐसे ही गंवा देते हैं। समय वो करेंसी है जो एक बार चली गई तो वापस नहीं आती। लेकिन यहां पर जो बात आकर्षक है वो सिर्फ समय का प्रबंधन नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रबंधन भी है। आपके पास दुनिया का सारा समय हो, लेकिन अगर आप थके हुए हैं, ऊर्जाहीन हैं, तो समय का कोई फायदा नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। हम अक्सर अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को नजरअंदाज कर देते हैं। सोचते हैं कि बस ज्यादा घंटे काम करने से ज्यादा काम हो जाएगा, जबकि होता है इसका उल्टा है। थका हुआ दिमाग छोटे से काम में भी घंटों लगा देता है। इसीलिए लेखक ऊर्जा प्रबंधन पर बहुत जोर देते हैं, और इसके लिए कुछ बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली आदतें सुझाई गई हैं। जैसे हर रात 7-8 घंटे की गहरी नींद लेना, प्रोसेस्ड फूड और चीनी कम करना, क्योंकि ये हमारी ऊर्जा को सोख लेते हैं, और दिन के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना, शायद 5 मिनट के लिए बस अपनी कुर्सी से उठकर टहलना। ये छोटी आदतें हमारी एनर्जी को लीक होने से रोकती हैं और फोकस को मजबूत करती हैं। और ये आदतों वाली बात मुझे माइक्रो हैबिट्स के कॉन्सेप्ट की याद दिलाती है। स्रोत में एक वाक्य बहुत शक्तिशाली है, इंटेंसिटी नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी सब कुछ बदल देती है। यानी एक दिन 10 घंटे पढ़ने से बेहतर है रोज 1 घंटा पढ़ना। ये आदतें इतनी छोटी होती हैं कि दिमाग इनके लिए बहाने भी नहीं बना पाता, लेकिन इनका कंपाउंडिंग इफेक्ट चमत्कार कर सकता है। इसी से जुड़ी एक और शक्तिशाली तकनीक है डीप वर्क, यानी बिना किसी भटकाव के पूरी एकाग्रता के साथ किसी एक काम में डूब जाना। आज की दुनिया में जहां हर कोई मल्टीटास्किंग कर रहा है और हर तरफ शोर है, वहीं गहरी एकाग्रता एक सुपर पावर बन गई है। जो लोग डीप वर्क कर पाते हैं वही असाधारण परिणाम हासिल करते हैं। लेकिन ये करना आज के दौर में बहुत मुश्किल है। अगर आप ओपन प्लान ऑफिस में हैं या घर से काम कर रही हैं, तो भटकाव हर तरफ है। इससे व्यावहारिक रूप से कैसे किया जाए? लेखक इसके लिए कुछ रणनीतियां बताते हैं, जैसे दिन का एक खास समय, शायद सुबह का पहला घंटा, सिर्फ अपने सबसे जरूरी काम के लिए ब्लॉक कर देना। उस दौरान फोन बंद, नोटिफिकेशंस बंद, दरवाजा बंद। या फिर पोमोडोरो तकनीक का इस्तेमाल करना, 25 मिनट बिना हिले काम करना और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना। ये दिमाग को एक तय समय के लिए फोकस करने की ट्रेनिंग देता है
और उसे भटकने से रोकता है। तो हम अपनी ऊर्जा को मैनेज कर रहे हैं, छोटी छोटी आदतें बना रहे हैं, डीप वर्क कर रहे हैं। इन सब का परम लक्ष्य क्या है? हम ये सब क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए, सफल होने के लिए? मुझे लगता है कि अब हम उस मोड़ पर हैं जिसे स्रोत में आंखें खोल देने वाली सच्चाई कहा गया है। हाँ, और ये परम लक्ष्य है असली आजादी। जब हम आजादी शब्द सुनते हैं तो हमें आर्थिक आजादी या कहीं भी घूमने फिरने की आजादी का ख्याल आता है, लेकिन लेखक कहते हैं ये आजादी का बाहरी रूप है। असली आजादी है खुद से आजादी। ये बहुत गहरी बात है, खुद से आजादी। इसका क्या मतलब है? अपने आलस्य से आजादी, अपने बहानों से आजादी। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत सफल है लेकिन हर छोटी बात पर अपना आपा खो देता है, तो क्या वो सच में आजाद है? नहीं, वो अपनी भावनाओं का गुलाम है। जब आपको पता है कि आपको सुबह उठकर व्यायाम करना है, लेकिन आपका दिमाग कहता है कल कर लेंगे, और आप उसकी बात मान लेते हैं, तो आप अपने ही दिमाग के गुलाम हैं। उस गुलामी से मुक्ति सच्ची आजादी है। लेकिन ये कहना बहुत आसान है और करना उतना ही मुश्किल। इस गुलामी से निकलने का कोई पहला छोटा कदम क्या हो सकता है? क्या इसकी शुरुआत अपनी सोच को महज देखने से होती है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पहला कदम है जागरूकता। अपनी सोच और भावनाओं को बिना जज किए सिर्फ एक दर्शक की तरह देखना। जब दिमाग बहाना बनाए तो उसे डांटने के बजाय बस ये नोटिस करना, अच्छा ये रहा बहाना बनाने वाला पैटर्न। जब हम अपनी मानसिक प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो हम उनके और अपने बीच एक दूरी बना पाते हैं, और उसी दूरी में चुनाव करने की शक्ति पैदा होती है। और शायद इस सफर पर हम अकेले नहीं चल सकते। एक बहुत मशहूर कहावत है, आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर कोई हर समय शिकायत करने वाले नकारात्मक लोगों से घिरा है तो उसकी ऊर्जा और सोच भी वैसी ही हो जाएगी। बिल्कुल, इसलिए अपनी संगत को होशपूर्वक चुनना। ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान और आत्मसंरक्षण है। हमें जानबूझकर ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाना होगा जो हमें चुनौती दे, जो हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे, और जिनकी अपनी जिंदगी में भी ग्रोथ माइंडसेट झलकता हो। संगत एक लिफ्ट की तरह है, ये या तो आपको ऊपर ले जाएगी या नीचे। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटना हो तो सार क्या है? मुझे लगता है कि सब कुछ एक ही शब्द पर आकर टिकता है, फोकस। और जैसा कि किताब में समझाया गया है, फोकस का मतलब सिर्फ किसी चीज पर ध्यान देना नहीं है। इसका असली मतलब है बाकी हजारों चीजों को नजरअंदाज करने का अनुशासन। एक तीरंदाज की तरह जिसे सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है, हवा का शोर या आसपास की भीड़ नहीं। बहुत खूब कहा। यह सफर बाहर की दुनिया को जीतने का उतना नहीं है जितना अपने अंदर के दिमाग, ऊर्जा और फोकस को जीतने का है। हमने देखा कि कैसे अर्जेंसी के जाल से बचकर महत्वपूर्ण कामों को चुनना है, कैसे अनुशासन को मोटिवेशन से ऊपर रखना है, और कैसे असली आजादी अपनी भावनाओं और आदतों का मालिक बनने में है। जब अंदर की दुनिया व्यवस्थित हो जाती है तो बाहर की दुनिया अपने आप सही जगह पर आने लगती है। ये गहरी और व्यावहारिक जानकारी हमें डेरियस फोरू की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स के उस सारांश से मिली जो बुक शेल्फ टॉक नाम के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। अगर ये बातें किसी को सोचने पर मजबूर करती हैं, तो उस स्रोत को भी देखा जा सकता है। आज की इस चर्चा के बाद हम एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या क्या किया जा सकता है, बल्कि ये है कि कल से किन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का चुनाव किया जाएगा। अगर कल अपने सबसे बड़े लक्ष्य के लिए थोड़ी सी जगह बनाने के लिए सिर्फ एक गैर जरूरी आदत या काम को अपनी जिंदगी से हटाना हो, तो वो क्या होगा?